नमस्कार और हमारे आज के खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ की कहानी बताते हैं। ये सारी जानकारी स्टीफन हॉकिंग की मशहूर किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से ली गई है। हम्म। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर हजारों सालों में कैसे बदली है। एक चपटी धरती के ख्याल से लेकर अरस्तु की गोल पृथ्वी तक, फिर न्यूटन के नियमों से होते हुए आइंस्टीन के उन विचारों तक जिन्होंने समय और अंतरिक्ष की हमारी पूरी समझ को ही पलट दिया। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे दो महान सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक दूसरे से टकराते हैं और हमें एक नई हकीकत दिखाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आसमान को देखकर क्या सोचा था। ये कहानी शुरू होती है करीब 340 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु से। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में भी उन्होंने ये साबित करने के लिए दो कमाल के तर्क दिए थे कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। दो तर्क? अच्छा। हाँ, पहला तर्क चंद्र ग्रहण से जुड़ा था। उन्होंने देखा कि ग्रहण के समय चांद पर पृथ्वी की जो परछाई पड़ती है वो हमेशा गोल होती है। अगर पृथ्वी एक चपटी प्लेट होती तो परछाई कभी लंबी कभी अंडाकार होती, पर ऐसा नहीं था। और दूसरा तर्क तो और भी मजेदार है, जो यात्रा से जुड़ा था। बिल्कुल। उन्होंने और दूसरे यूनानियों ने ये गौर किया कि जब वो दक्षिण की ओर सफर करते हैं तो ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार आसमान में नीचे की तरफ खिसकता जाता है। सही। ये तभी हो सकता है जब आप एक घुमावदार सतह पर चल रहे हो। लेकिन अरस्तु का यह भी मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज, चांद, तारे सब उसके चारों ओर मतलब गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार को दूसरी सदी में टॉलेमी ने एक पूरे मॉडल में बदल दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर 8 गोले या स्फीयर हैं। 8 गोले? हाँ, 8, जिन पर सूरज, चांद और उस वक्त के ज्ञात ग्रह टिके हुए हैं। और ये मॉडल ये चर्च को भी बहुत पसंद आया। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बाहरी गोले के पार स्वर्ग और नर्क के लिए काफी जगह बचती थी। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ी खामी थी, है ना? हाँ, एक बहुत बड़ी खामी। देखिए, ग्रहों के गति की सही भविष्यवाणी करने के लिए टॉलेमी को अपने मॉडल में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़े जिससे ये नतीजा निकलता था कि चांद कभी-कभी पृथ्वी के दोगुने करीब आ जाता होगा। और अगर ऐसा होता तो चांद को कभी-कभी दोगुना बड़ा दिखना चाहिए था। एक मिनट, तो लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे थे? मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी रात में आसमान को देखकर पता लगा सकता था। सही। फिर भी ये मॉडल 1500 सालों तक कैसे चलता रहा? यही तो हैरान करने वाली बात है। ये दिखाता है कि स्थापित विचार और संस्थागत समर्थन जैसे चर्च का समर्थन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मतलब लोग डरते थे सवाल उठाने से? हाँ, लोग उन चीजों पर सवाल उठाने से डरते थे जो सदियों से चली आ रही थीं। ये सिलसिला तब तक चला जब तक 1514 में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस ने एक बहुत ही क्रांतिकारी और उस वक्त के लिए खतरनाक विचार सामने नहीं रखा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी तेजी से बदलती है। 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन का इस्तेमाल करके आसमान को देखना शुरू किया। उन्होंने बृहस्पति के चारों ओर छोटे छोटे चांद घूमते हुए देखे। ये इस बात का सीधा सबूत था कि हर चीज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती। हाँ। उसी समय जोहान्स केपलर ने कोपरनिकस के मॉडल को और बेहतर बनाया। उन्होंने बताया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्सिस या अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। हजारों सालों से माना जाता था कि वृत्त यानी सर्कल एक दैवीय या परफेक्ट आकार है। सही। और आसमान की चीजें तो परफेक्ट ही होनी चाहिए। ये मानना कि ग्रह एक अपूर्ण अंडे जैसे आकार में घूमते हैं, ये ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल देता था। बिल्कुल। भविष्यवाणियां अब जाकर अवलोकनों से मेल खाने लगी थीं। लेकिन इन सब के पीछे का क्यों अभी भी एक पहेली था। और ये पहेली सुलझाई 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने। हाँ, अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया। उन्होंने बताया कि जिस बल से सेब जमीन पर गिरता है वही बल चांद और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। तो अचानक ब्रह्मांड एक जादुई जगह से एक विशाल पूर्वानुमानित मशीन बन गया जो कुछ तय नियमों पर चलती थी। एकदम। न्यूटन का ये घड़ी की तरह चलने वाला ब्रह्मांड एकदम सही लगता था। इसमें समय और स्थान निरपेक्ष थे,
यानी सबके लिए एक जैसे। चाहे आप कहीं भी हो, कितनी भी तेजी से चल रहे हो, समय एक ही रफ्तार से बीतता था। यह आज भी हमें कॉमन सेंस जैसा लगता है। पर 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए और उन्होंने इस कॉमन सेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी शुरुआत प्रकाश की गति से हुई। हाँ, मैक्सवेल के समीकरणों में दिखाया कि प्रकाश की गति स्थिर है, लेकिन न्यूटन के नियमों के हिसाब से गति हमेशा सापेक्ष होनी चाहिए। जैसे अगर आप चलती ट्रेन में गेंद फेंकें, तो बाहर खड़े व्यक्ति के लिए गेंद की रफ्तार में ट्रेन की रफ्तार भी जुड़ जाएगी। सही। तो प्रकाश के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? माइकलसन मोरली प्रयोग ने भी यही साबित किया कि प्रकाश की गति नहीं बदलती, जिसने वैज्ञानिकों को चक्कर में डाल दिया। और 1905 में आइंस्टीन ने इसका जवाब दिया अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। उन्होंने कहा कि विज्ञान के नियम और प्रकाश की गति सभी के लिए एक समान है, चाहे कोई कितनी भी तेजी से चल रहा हो। और इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। बहुत ज्यादा। इसका मतलब था निरपेक्ष समय जैसी कोई चीज नहीं है, हर व्यक्ति का अपना समय होता है। तो अलग अलग गति से चलने वाले लोगों के लिए घड़ियां अलग अलग रफ्तार से चलेंगे। हाँ, और इसी से उनका मशहूर समीकरण E=mc² भी निकला, जो बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बहुत तेज गति से यात्रा करके लौटे, तो वो असल में धरती पर मौजूद लोगों से कम बूढ़ा होगा। ये विज्ञान कथा जैसी लगती है, पर ये सच है। बिल्कुल। लेकिन आइंस्टीन की एक और बड़ी समस्या थी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण तुरंत काम करता है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें इसका असर तुरंत महसूस होगा। लेकिन आइंस्टीन के मुताबिक कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, जानकारी भी नहीं। सही। इस गुत्थी को उन्होंने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सुलझाया। उनका विचार क्रांतिकारी था। गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम के ताने बाने में भारी चीजों से आने वाला झुकाव है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक चादर को कसकर तान दिया जाए और बीच में एक भारी गेंद रख दी जाए। वो गेंद चादर में एक गड्ढा बना देगी। अब अगर आप एक छोटा कंचा उसके पास से गुजारेंगे, तो वो सीधा जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगा। आइंस्टीन के मुताबिक ग्रह भी सूर्य के चारों ओर इसी तरह घूमते हैं। वे सीधी रेखा में चलने की कोशिश करते हैं, पर झुका हुआ स्पेस टाइम उन्हें घुमावदार रास्ते पर ले जाता है। और इसका एक और नतीजा ये था कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वहां समय भी धीरे चलता है। हाँ, और तो और प्रकाश की किरणें भी भारी चीजों के पास से गुजरते हुए मुड़ जाती हैं। इस बात की पुष्टि 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान हुई, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य के पास से आते तारों का प्रकाश वाकई मुड़ा हुआ था। तो आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर समझ लिया था, लेकिन उनके समीकरण एक और ऐसी बात बता रहे थे जिसे खुद आइंस्टाइन भी मानने को तैयार नहीं थे। सही कहा। उनके समीकरणों के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता, उसे या तो फैलना होगा या सिकुड़ना होगा। और आइंस्टीन को यह विचार इतना अजीब लगा कि उन्होंने अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ दिया ताकि एक स्थिर ब्रह्मांड दिखाया जा सके। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भूल कहा था इसे बाद में। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने अपनी दूरबीन से देखा कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। ब्रह्मांड वाकई फैल रहा था। और अगर हम समय की फिल्म को उल्टा चलाएं, तो इसका मतलब है कि अतीत में सब कुछ एक दूसरे के बहुत करीब रहा होगा। और पीछे जाते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा होगा, असीम रूप से छोटा और घना। इसी को बिग बैंग कहा गया। और इसने पहली बार ब्रह्मांड की शुरुआत के सवाल को विज्ञान के दायरे में ला दिया। ये इतना मजबूत विचार था कि इसने स्टेडी स्टेट थ्योरी को खारिज कर दिया, जो मानती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है। और फिर 1965 में सबूत भी मिल गया। हाँ, आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन नाम के दो वैज्ञानिकों ने गलती से, पूरी तरह गलती से, बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत खोज निकाला। वो एक रेडियो एंटीना पर काम कर रहे थे और उन्हें हर दिशा से एक हल्की सी लगातार आने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। ये असल में बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी की गूंज थी, जिसे अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। तो हमने आइंस्टीन के साथ ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर समझ लिया, लेकिन इसी दौरान वैज्ञानिक परमाणुओं की दुनिया में भी झांक रहे थे, और वहां जो नियम काम कर रहे थे वो इतने अजीब थे कि आइंस्टीन खुद भी उन पर यकीन नहीं कर पाए। है ना? बिल्कुल। ये 20वीं सदी की दूसरी महान क्रांति थी,
क्वांटम मैकेनिक्स, और इसने न्यूटन के पूर्वानुमानित ब्रह्मांड के विचार को जड़ से उखाड़ दिया। अच्छा, इसके केंद्र में है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कहता है कि हम किसी भी कण की स्थिति और उसकी गति दोनों को एक साथ पूरी सटीकता से कभी नहीं जान सकते। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि हम जान नहीं सकते क्योंकि हमारे उपकरण खराब हैं, या ये कि ये ब्रह्मांड के स्तर पर ही जानना असंभव है? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये हमारी सीमा नहीं है, ये ब्रह्मांड का मूलभूत गुण है। अच्छा। प्रकृति ने ही एक सीमा तय कर दी है कि हम उसे कितनी सटीकता से जान सकते हैं। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है, हम सिर्फ संभावनाएं बता सकते हैं। और मामला इससे भी ज्यादा अजीब है ना? हाँ, कण कभी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं और तरंगे कभी कणों की तरह। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो अब हमारे पास दो कमाल के सिद्धांत हैं, जनरल रिलेटिविटी जो ग्रहों और आकाशगंगाओं की विशाल दुनिया को समझाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो परमाणुओं की छोटी दुनिया को। और समस्या ये है कि ये दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। इन्हें एक करना, यानी गुरुत्वाकर्षण का एक क्वांटम सिद्धांत खोजना, आज भौतिकी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और ये खोज हमें ले जाती है ब्लैक होल तक। हाँ, स्पेस टाइम की वो जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। उनकी एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये वो जगह है जहां जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर हॉकिंग का सबसे क्रांतिकारी काम सामने आया। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को ब्लैक होल पर लागू किया और जो पाया उसने सबको चौंका दिया। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि इवेंट होराइजन के ठीक बाहर क्वांटम प्रभावों के कारण कण और प्रतिकण के जोड़े लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा बाहर अंतरिक्ष में भाग जाता है। दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल से कुछ कण निकल रहे हैं। मतलब वो विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। ब्लैक होल जिन्हें हम हमेशा जानकारी को खत्म करने वाली चीज मानते थे, वो असल में कुछ वापस भी दे रहे हैं। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। इसे ही अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। वे धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं, सिकुड़ते हैं और अरबों खरबों सालों बाद पूरी तरह से वाष्पित हो सकते हैं। और ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने का पहला सफल उदाहरण था। सही। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ब्लैक होल के केंद्र में जो सिंगुलैरिटी है, जहां घनत्व अनंत हो जाता है और फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं, उसे क्वांटम प्रभाव सुलझा सकते हैं, तो फिर बिग बैंग की सिंगुलैरिटी का क्या? हाँ, यहीं पर हॉकिंग ने अपना नो बाउंड्री प्रपोजल पेश किया। ये जिम हार्टल के साथ मिलकर किया था, है ना? हाँ, जिम हार्टल के साथ मिलकर। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन रुकिए, इसमें एक शब्द आता है, काल्पनिक समय, यानी इमेजिनरी टाइम। ओके, काल्पनिक समय। क्या इसका मतलब है कि असली नहीं है? ये शब्द सुनने में बहुत अजीब लगता है। ये एक अच्छा सवाल है। ये कोई मनगढ़ंत समय नहीं है, बल्कि एक गणितीय अवधारणा है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, पर हॉकिंग ने एक शानदार एनालॉजी दी। अच्छा। पृथ्वी की सतह के बारे में सोचिए। इसका क्षेत्रफल सीमित है, लेकिन इसका कोई किनारा या सीमा नहीं है। अब चलते रहें, आप कभी भी किनारे से गिरेंगे नहीं। हॉकिंग का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड का स्पेस टाइम, अगर हम उसे काल्पनिक समय में देखें, तो ऐसा ही हो सकता है, सीमित पर बिना किसी शुरुआत या किनारे के। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। उसे किसी ने बनाया नहीं और न ही उसे कोई नष्ट करेगा। वो बस है। सही। उसकी कोई ऐसी शुरुआत नहीं है जहां विज्ञान के नियम टूट जाते हों और हमें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत पड़े। तो आज हमने अरस्तू की धरती केंद्रित दुनिया से लेकर एक ऐसे ब्रह्मांड तक का सफर तय किया जो फैल रहा है, जहां समय सापेक्ष है, भविष्य अनिश्चित है और जिसकी शायद कोई शुरुआत या अंत है ही नहीं। हमने देखा कि कैसे न्यूटन के घड़ी की तरह चलने वाले ब्रह्मांड की जगह आइंस्टाइन के मुड़े हुए स्पेस टाइम ने ले ली, और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने ये दिखाकर कि ब्रह्मांड में एक मौलिक अनिश्चितता है, हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में हम एक ऐसे विचार पर आकर रुकते हैं जो हमारे होने के सबसे गहरे सवालों को छूता है। हॉकिंग अपनी किताब के अंत में लिखते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड को समझाने वाला एक संपूर्ण सिद्धांत खोज लेते हैं, तो वो सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर किसी को समझ आना चाहिए। हाँ। तब हम सब दार्शनिक, वैज्ञानिक और आम लोग इस चर्चा में हिस्सा ले पाएंगे।
कि हम और ये ब्रह्मांड क्यों मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा, अगर हमें इसका जवाब मिल गया तो ये मानव तर्क की अंतिम विजय होगी, क्योंकि तब हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे। और इसी विचार के साथ हम आपको आज के लिए छोड़ जाते हैं।